इस चैप्टर की रिवीजन क्लास काइंड ऑफ समझ लो, इसको एक और रख लेंगे ताकि हम लोगों का जो भी न्यूमेरिकल सब वो सैटरडे सेशन आपका दूसरी तरफ जाता है, जो भी दिक्कत हो रही है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ और अरेंज करना हो तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ पहले तो दिस इज 6th लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। लेट्स डिस्कस कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। जो बच्चे नहीं आ पाए उनको वो चीज एक बार मतलब याद हो मतलब क्या हो जाएगी, पर सामने से गुजर जाएगी और बाकी बच्चों को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपसे बात की थी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को लेके, याद है? यस मैम। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने बात की स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये टेंडेंसी शो करता है कि अगर आप उसको उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से हटा रहे हो तो वो वापस वहीं आ जाएगा। जहां मैंने आपको ये वाले एक बॉल का एग्जांपल दिया था कि अगर आप बॉल को इस पॉइंट से कहीं भी डिस्प्लेस करोगे वो वापस यहीं पर आना चाहेगा, चाहे आप किधर भी डिस्प्लेस कर दो। ऐसा होगा ना, इमेजिन होता है ना अपने यस को। मैम। ओके, फिर जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा पॉइंट कि जहां से आप अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो तो वो वापस कभी भी टेंडेंसी शो ही ना करे अपनी पोजीशन को रिगेन करने की, तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मैंने आपको बताया था वो वाला इक्विलिब्रियम कि आप इसको कहीं भी प्लेस करो, कहीं भी डिस्प्लेस करो, जहां भी रखोगे इसको ये वापस से एक नया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, फिर बाकी हमने बात की थी इसकी पोटेंशियल वगैरह की। तो मैंने आपको बताया था कि du by dx जीरो तो हर केस में ही होता है। अगर d2u by dx यानी कि डबल डेरिवेटिव वाला यहाँ पे खेल था कि अगर ये देखो मैम इसकी स्क्रीन वैल्यू आ गई। अच्छा देखो इसकी तीन ही चीज पॉसिबल है ना, या तो ये पॉजिटिव हो, या ये जीरो हो, या ये नेगेटिव हो। राइट, अगर ये पॉजिटिव है मतलब हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा। याद है, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, और अगर जीरो है, कांस्टेंट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें न्यूट्रल मिलेगा। बेटा मिनिमा की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा और मैक्सिमम की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। रिवाइज हो गया ये सारा? हाँ यस मैम। ठीक है, आई गेस बाकी एक मैंने आपको कर्व बताया था तो आप उससे देख लेना, समथिंग लाइक दिस, है ना? दिस पॉइंट इज अनस्टेबल, दिस पॉइंट इज स्टेबल एंड दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक ना एक तरीके से ऐसी समझो कि वर्क एनर्जी एंड पावर खत्म हो गया, अब उसकी कुछ बढ़िया बढ़िया हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन भी न्यूमेरिकल होगा, इसका एक और सेशन में रख लूंगी वो भी न्यूमेरिकल ही होगा। तो हम लोगों का न्यूमेरिकल वाला जो भी डेफिशिएंसी पड़ रही है वो कम मतलब पूरी हो जाएगी ड्यू टू द स्केड्यूल और व्हाटएवर यू से। ठीक है, अभी फॉर टाइम बीइंग आपके सामने ये एक डायग्राम है, ध्यान से देखो। तो एक सरफेस है जिसको मैंने येलो कलर से दिखाया है, उस पर एक स्प्रिंग है ब्लू कलर की, फिर एक येलो कलर का ब्लॉक है मास m, और वो प्लेस्ड है एक व्हाइट वाले सरफेस के अलोंग। और ये वाला व्हाइट वाला सरफेस मैंने आपको बताया कि ये है रफ सरफेस। आप समझ गए रफ सरफेस का मतलब क्या है, कि यहाँ पर फ्रिक्शन है। इज दैट ओके? ओके, नाउ द थिंग इज कि आप मुझे ये बताओ इस ब्लॉक पे क्या फोर्सेस लग रही होंगी, कितनी फोर्स लग रही होगी? सोचो, टाइम लो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कितनी फोर्स लगी। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम का ना एक ऐसा प्यारा सा एक्सप्रेशन देखेंगे और उसके बाद एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। मतलब वैसे आपने शायद फील ना किया होगा कभी वर्क एनर्जी थ्योरम को, मजा आएगा आज आपको। गिनवाना शुरू करो, कितनी फोर्सेस होंगी बताओ। 5 ओके, पांचों के नाम बताओ। नॉर्मल लगेगी एक तो। ओके, अच्छा एक काम और करूं, अरमान राइट, Yes.
पॉजिटिव नेगेटिव वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से बस ऐसे बता दो कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है, नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, प्लस वाई या कैसे, ठीक है वो बता दो। नॉर्मल लगेगा नेगेटिव नेगेटिव एक्स में। बिल्कुल सही, फ्रिक्शन लगेगा पॉजिटिव वाई में, वेरी गुड, स्प्रिंग फोर्स लगेगा पॉजिटिव वाई में, ओके और ओके वेट लगेगा नेगेटिव वाई में, एक्सटर्नल फोर्स भी नेगेटिव वाई। ठीक, वेरी गुड। तो अभी मैं बताती हूँ अरमान ने कौन कौन सी फोर्सेस बताई हैं, आप लोग देखो एक बार। उसने बोला कि ये जो व्हाइट वाला सरफेस है ये इस ब्लॉक पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव एक्स में, विच इज गुड, नेगेटिव एक्स में लगाएगा। एक इस ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो -y में लगने वाली है। अब अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो आपको फील आना चाहिए कि इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव y में लगेगी। जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग अपनी पोजीशन को वापस से रिगेन करना चाहेगी, तो वो इस पर इस तरह से स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। इज दैट फाइन? और कोई फोर्स हो सकती है इसके अलावा? एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और मतलब सारी चीजें कंक्लूड कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम को ना एक लिफ्ट में रखते हैं, लिफ्ट छोड़ो एक कार में बिठाते हैं सिस्टम को, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ कार, और ये वाली कार इस तरह से एक्सेलरेट कर रही है नेगेटिव एक्स में। अब मुझे बताओ कोई और फोर्स ऐड होगी क्या इसकी वजह से? सूडो फोर्स, सूडो फोर्स और सूडो फोर्स लगती है -ma, नेगेटिव यानी में। कि इस तरफ जाएगी। यस मैम। तो आई गेस जितनी फोर्सेस हमने पढ़ी हैं अभी तक वो सारी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है ना। अब मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे ये बोलता है कि भाई जितनी भी फोर्सेस हैं आपके पास, उन सभी फोर्सेस का 120 के लिए नहीं जो लगा दी, वर्क डन है, उधर लगा दे और तुमने खंगाल के रख क्या जतन प्लेट तो खंगाल सकते। हाँ, तो ये बताता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पे आप वर्क डन सारी फोर्सेस की वजह से लिख दीजिए। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स करेगी, स्प्रिंग फोर्स करेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स करेगी, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स करेगी और सूडो फोर्स भी करेगी। होगा ना ये? इन सबको आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख सकते हो ऑफ द ब्लॉक। अब बाकी आपको पता है इसमें से आपको एक्सटर्नल फोर्स दिख रही है ना, इंटरनल फोर्सेस होंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, कुल मिला के सब कुछ बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज दैट ओके? ओके। अगर मैं ये सारी फोर्सेस का सम निकालना चाहूं, यानी कि एक नेट फोर्स कैलकुलेट करनी चाहूं, तो कुछ ऐसे आने वाली है। जितनी भी फोर्सेस अभी भी आपने यहाँ पे लगाई, आप सारी उनको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, तो सभी का नेट हमने निकाल लिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखा था, और उसको लिखने का ना लिखने का रीजन ये था क्योंकि ये 0 ही होने वाला है। आपको पता है ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये कैसी लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है। सिमिलरली ये भी सूडो फोर्स भी हटी जाएंगी ये फोर्सेस, पर ठीक है वो बात की बाद में देख लेंगे कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। फिलहाल रख लेते हैं सारे। इज दैट फाइन? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बेटा, सब क्लियर है ना? ओके, यस मैम। ठीक है। आप नेट फोर्स को एज पर दी न्यूटन्स लॉ ma के बराबर रखते हो। ma को हम क्या क्या लिख सकते हैं? ए को मैंने आपको एक लिखने का तरीका बताया था, एक तो हम dv by dt लिख देते हैं, dv by dt। और अगर मैं इसमें dx का मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर नीचे,
तो मैं इसको एम वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकती हूँ, है ना? Yes, ma'am. राइट, ठीक है। बस अब हम एक काम करते हैं, नेट फोर्स की वजह से जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो एफ नेट की जगह आप रख सकते हो एम बाहर ले लीजिए, वी डीवी बाई डी एक्स, और बेटा dx से dx कैंसिल, आपके पास यहाँ पर आ गया कि एफ नेट dx ये सब बराबर आ गया, किसके आ गया? एम वी स्क्वायर बाई 2। आप इसको अगेन v इनिशियल v फाइनल या u v ऐसे करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगेन क्या आ गया? यही वही चीज आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। हमारा ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम था ये हमेशा हर सिचुएशन में बिल्कुल सही रहेगा, 100% वैलिड रहेगा। पर अब हम इसमें कुछ कंडीशंस निकालेंगे, और कंडीशंस कैसे निकालेंगे कि आपके पास 3 से 4 टाइप की फोर्सेस होती है। कुछ होती है एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ होती है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर इस केस की बात की जाए, कुछ होंगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। इन सब का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? सेम बात है क्या? कुछ गलत तो नहीं लिखा? बस कंजर्वेटिव वाली वर्क डन को उठा के राइट हैंड साइड रख दिया नेगेटिव पे। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी जिस दिन पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, बताया था। Yes, ma'am. तो जब आप इसको ऊपर वाली एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपको मिलेगा एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक दूसरा तरीका हो गया आपको काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम बताने का ही। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू, बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होगा। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिख पाओ तो क्या ऐसे लिख पाओगे? हाँ, आया समझ में? Yes, ma'am. दिस इज अ न्यू वे कि हम अपना वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरीके से भी बता सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी। शायद आप लोगों को क्लास 9 की वो बातें याद होंगी जहां आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते थे या टोटल एनर्जी बोलते थे, राइट। याद हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन देखा करते थे कि आपने एक बॉल को h हाइट से छोड़ा तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देखते थे दोनों का सम सेम आ रहा है हर पॉइंट पे, काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल, और आप फिर प्रूव करते थे कि हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऐसा कुछ करा था, याद है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। अब अगर देखो, वैसे तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये सब काल्पनिक बातें हैं, आइडियल सिनेरियोज हैं, नहीं एग्जिस्ट करता। फ्रिक्शन आप कम कर सकते हो, जीरो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। हाँ बोलो कांक्षा। हम ये इस इक्वेशन में डेल्टा यू कहाँ से आया? बेटा ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना पोटेंशियल एनर्जी की, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला लेक्चर किया था, एक बार आप उसको चेक करना, उसमें हमने डिस्कशन किया है ये वाला। Yes, ma'am. हाँ, तो मैं कह रही थी कि वैसे तो फ्रिक्शन लेस सरफेस, स्मूथ सरफेस ही कभी हम नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी आपकी जितनी भी क्वेश्चंस आप करोगे ना उसमें आप देखना 90% 95% मेंशन होगा कि हमारे पास स्मूथ सरफेस है, अनटिल अनलेस वो आपसे फ्रिक्शन ही डील कराना चाह रहा है, ठीक है। स्मूथ सरफेस बोलते हैं, आपसे किसी भी तरीके का बेसिकली वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपको ले जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप ऐसे केसेस मोस्टली डील करोगे
जहां एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी या एब्सेंट होगी, मतलब एक ही बात हो गई, राइट। तो आप एक बात मुझे बताओ, अंडर दीज टू कंडीशंस, अंडर दीज टू कंडीशंस आप बोलते हैं कि भाई ये वाला देखो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरी लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई, तो काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। बेटा ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट ओके? 100% हर सिचुएशन में वैलिड होगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन अंडर दीज टू कंडीशंस आप लोग क्या यूज कर पाओगे, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, क्योंकि अगर कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स दी हुई होगी तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, कहीं पे स्मूथ सरफेस दिया होगा, अगर मतलब आपको बोल दिया जाए कि फ्रिक्शन है, तब आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन जिन जिन केसेस में ये चीजें आपसे छुपा के रखी हैं, उन्होंने आपको बोला है कि भाई नहीं है ये सब चीजें, उन केसेस में आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर पाओगे। सो कुल मिला के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूनिवर्सल थिंग। इज दैट फाइन? ओके, सो वी विल डू अ क्वेश्चन, वेरी बेसिक वन, और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला है कि एक बॉल है, इनिशियली वो इस पॉइंट पर है, फाइनली वो हिट कर गई है ग्राउंड को। हाँ माधव? मैम एक बार वो वाला ऊपर वाला रिपीट कर दो, ये वाला। ओके, आपको ये यहाँ तक समझ में आया था, फर्स्ट लाइन जो लिखी है? यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, सिंपली आपको ये बताया कि आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो ना, उसी को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो फाइनल एक तरफ ले लो, इनिशियल से एक तरफ ले लो, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, काइनेटिक यस फाइनल प्लस मैम। पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, वो डन हो गया। मैं उसके बाद आपको दो कंडीशन बता रही हूँ कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस, यानी कि अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, ये हमारे पास एब्सेंट है, एब्सेंस, एक सेकेंड, अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस या ऐसे बोलते जाए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उन दो सिचुएशंस में आप देख पाओगे कि देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हो गए ना। इसी को तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोला गया, कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम था, फाइनल पॉइंट पर भी वही सब कुछ है, अगर ये दो कंडीशंस हैं। राइट माधव? ओके, यस मैम। ओके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि रफ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। फाइंड v, v इज द वेलोसिटी बाय व्हिच दिस बॉल इज हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करो, तो बताओ क्या हो। इट्स 1926 राइट नाउ, 1928 तक बता दीजिए। हाँ कांक्षा, किसी भी तरीके की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिंस साइड की आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो, तो मतलब वो दो कंडीशंस नहीं है अपने पास। वेरी गुड अरमान, समीक्षा, गुड। बाकी और बताओ बच्चों। देखो पता है इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं था,
ये तो मैंने, अगर मैं आपको ये किस में देती, एमसीक्यू में देती, चलो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखा हुआ, तो आपको इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव पेपर में वैसे करना ही सब्जेक्टिव पेपर में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर ये क्वेश्चन आता, जो कि नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है, अगर ये क्वेश्चन आता कंपटीशन में, तो मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए था। मैंने आपको, याद करो, जब मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन पढ़ाया था, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के अंदर ये सब चीजें बताई थी। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, v इज इक्वल्स टू √2gh। भाई u0 एक्सेलरेशन g, डिस्टेंस s, आप इसको कैलकुलेट करो, v आपका √2gh है, जो मैंने आपको एज अ फॉर्मूला बोला था याद करने को। याद है? ये बातें पुरानी हो गई हैं काफी। हम्म, याद है, याद है। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि आपको यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट। हम इसको करते हैं यूज, समझते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे। देखो भाई, कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो कुछ भी इनिशियल था वही कुछ उसका सम फाइनली भी होगा। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। बेटा इनिशियली आपको दे रखा है u इज 0। u इज 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। h हाइट पर है तो mgh मान लोगे। जब फाइनली आया तो किसी v वेलोसिटी से उसने हिट किया। बेटा ग्राउंड पर हमने अजम्पशन मानी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अजम्पशन है कि आप जिसको भी रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड मान रहे हो, अगर एग्जांपल यहाँ पे ग्राउंड ले रहे हैं हम, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल या बेस पॉइंट, बेस लाइन, कुछ भी बोलो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो कुल मिला के इस हिसाब से एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है कि 2mgh/m, दिस इज इक्वल्स टू v²। यहाँ से आपको m से m कैंसिल, v मिल जाएगा √2gh। बट अगर सब्जेक्टिव है तो ही हमें इतना ट्रबल करना है, अदरवाइज अपने को ये वाली एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। आप लोग अभी भी देखना, जो रिवीजन क्लास के नोट्स पड़े होंगे ना, उसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक जगह लिखवाए होंगे, वहां पर यस ये मैम, है ना, हाँ ऐसे ही करके लिखा मैम, होगा, टाइम भी लिखा होगा √2u/g। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। यहाँ पे आपको बोला है कि ये द ब्लॉक इज अलाउड टू फॉल एज पिंटू। पिंटू इज दिस गाय, और ये पिंटू जो है, ये भी ब्लॉक को सिर पर रख के खड़ा है, और जैसे पिंटू भागेगा ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, तो वो अलाउड है। ये ब्लॉक गिर सकता है, गिरेगा। तो आपको इलोंगेशन निकालना है स्प्रिंग में। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सॉल्व कीजिएगा। अभी टाइम हो रहा है अपने पास 1931, ठीक है, 1934 तक आप आंसर कर दीजिए। और इस बार मुझे सबका आंसर चाहिए, ठीक है। मैं पोल लॉन्च करती हूँ, आप मुझे आंसर देना। मैम डन। एटलीस्ट 6 वोट तो करो। मैम आपने कुछ बोला अभी?
नहीं, मैंने बस ये बोला था कि अभी तक 2 वोट आई है, एटलीस्ट 6 करो, और अभी 4 वोट हो चुके, तो आप एटलीस्ट 8 कर लेना, ठीक है? तो 8 वोट। बेटा जल्दी से करो, टाइम हो गया। आप लोगों को टाइम चाहिए या मैं फिर आगे मतलब मैं सॉल्व करा दूं? क्योंकि सिर्फ 6 वोट्स हैं उधर, और यहाँ पे एटलीस्ट हम 10 तो हैं ही। कर दो तो। मैं 35 तक और वेट कर दूं, ठीक है? अगर किसी को करना हो तो कर लेना, फिर मैं बताती हूँ। ओके, अब मैं बता दूंगी उसको सॉल्व करता है। मैम पहले करेक्ट ऑप्शन बता दो। ओके। मैम सही है मेरा। देखो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला केस है वो ये है कि भाई आपको एक चीज समझनी है कि अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि जैसे ही पिंटू हटेगा ये ब्लॉक इस पर mg फोर्स लगाएगा। अभी तो पिंटू पे लग रही है, वो mg फोर्स जब स्प्रिंग पे लगाएगा तो स्प्रिंग उसके अगेंस्ट fsp लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, तब जाके वो चीज इक्विलिब्रियम पे आएगी, बैलेंस होगी। अगर मुझे इतनी बात समझ में आती है तो अब क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्प्रिंग वगैरह ड्रॉ करते हैं, उनका बेस लाइन ये सब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, सॉरी फिक्स सपोर्ट है, ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको ही क्या बोला, बेस लाइन, ठीक है? अब जैसे ही ये स्प्रिंग यहाँ से ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, यानी कि ब्लॉक mg एक्ट करना शुरू करेगा, तो ये स्प्रिंग करेगी स्ट्रेच, और जब ये स्ट्रेच करेगी, लेट्स से ये यहां तक आ गई बेटा, सपोज x डिस्टेंस इस तरह से आई, अब ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो mg फोर्स है वो इस fsp फोर्स के बराबर हो चुकी है, mg इज इक्वल्स टू kx। तो आपका चाहे कितना ही मन कर रहा हो यहाँ से x इज इक्वल्स टू mg रखने का, आप नहीं करोगे mg बाय करने का, क्योंकि वो गलत है। यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। आप देखो, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। अगर आप इनिशियल और फाइनल वाली चीज को समझो तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर इस तरह से हो, ये भी 0, ये भी 0, है ना? तो इनिशियली ना तो वो मूव कर रहा, बेस लाइन पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करते ही हो। अब बात आती है फाइनल वाले पॉइंट की, तो फाइनल वाले पॉइंट पे भी क्या बोला है आपको, ये ब्लॉक देखो, प्रैक्टिकली बोलूं तो जैसे आप वो स्प्रिंग वगैरह हटेगी, ये यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा, बट जब तक हम ऑसिलेशन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, विच इज दी इन द एंड ऑफ दिस सिलेबस, लाइक 14th चैप्टर है वो, तब तक हम मानेंगे नहीं कि ऑसिलेशन भी कुछ होता है। हमारे लिए तो ब्लॉक जाके रुक जाएगा। बात करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेटा बेस लाइन से x नीचे है, x नीचे है, तो आप माइनस mg x लिखोगे, x नेगेटिव में आएगी। ये तो हुआ ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन इसमें एक और पोटेंशियल एनर्जी होगी जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से आएगी। ये सुनो, यस हाँ मैम। ठीक है, और वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इज दैट फाइन? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ये लोग, ये बात हम जानते हैं। बस अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, तो आप देख लीजिए, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg x, एक x से एक x कैंसिल, और यहां से x का वैल्यू आ गया 2mg/k, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी।
यस मैम। ओके चलो मैम, अब एक समझ। doubt था यहाँ हाँ पे। जी बोलो बेटा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे हुई? बेटा मैंने आपको बताया था ना कि हम रेफरेंस पॉइंट और ग्राउंड इन दो जगहों पे जहां भी हम रेफरेंस पॉइंट माने यूजुअली ग्राउंड पे मानते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा कहीं मान रहे हैं तो वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर करते हैं। उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। बेस लाइन हमने जो कंसिडर की थी वो इनिशियल पॉइंट पे की थी। या आपका मर्जी, आप कहीं भी मानो, ठीक है। ओके लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बताओ, अगेन पिंटू खड़ा है, पिंटू फिर भाग जाएगा, ब्लॉक फिर गिर जाएगा, फिर आपसे इलॉन्गेशन पूछ रहा है। वही क्वेश्चन का दूसरा तरीका पूछने का। अब फटाफट से आंसर कर दो, मैं अगेन पोल लॉन्च करूंगी, ठीक है। 1939 हो रहा है, 1941 तक कर दीजिए आंसर। आ गया बेटा? नो मैम। भाई ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम है, बिलीव मी। मतलब अब तो चलो मैं बता दूं, इफ दैट्स ओके मैं बता दूं। देखो इसका आंसर भी 2 mg/k है और वही सेम तरीका है। देखो अभी मैं बताती हूँ। ये जो आपको इस टाइम दिख रहा है, आप इसको मान लीजिए बेस लाइन। अब इसके बाद मैम क्या आ होगा, गया जैसे समझ, ओके हो गया। जैसे ही पिंटू भागेगा आगे, ब्लॉक नीचे जाएगा, ब्लॉक नीचे जाएगा, स्प्रिंग ऊपर स्ट्रेच करेगी। इस बार देखो उसका नीचे वाला एंड फिक्स्ड है, ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला पुली से कनेक्टेड है, मूवेबल पुली है। तो ये जैसे ही ये एम नीचे जाएगा, मतलब मूवेबल पुली से मतलब है कि वहां पे स्ट्रिंग मूव कर सकती है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे जो केस बनेगा ना, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ बनेगा। हाँ बेटा। यस मैम। अच्छा पुली पे ध्यान नहीं गया, कोई नहीं कोई नहीं। बस ये ना मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही आंसर आएगा, वही सारी वैल्यूज है, बस पूछने का एक और तरीका है। मैम मेरे को लगा कि दोनों वॉल से कनेक्टेड है, मैंने पुली पे ध्यान ही नहीं दिया। कोई नहीं कोई नहीं। देखो ऐसा कुछ है और इधर है वो ब्लॉक। अब आपने इसको बेसलाइन कंसिडर किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक अपना mg फोर्स लगाएगा तो कुछ ऐसा नहीं होगा, यस मैम, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इसी बेस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो तो ये स्ट्रिंग कुछ एक्स, जो सॉरी ये स्प्रिंग है कुछ एक्स स्ट्रेच हुई, ये ब्लॉक भी कुछ एक्स मूव हुआ हुआ नीचे, ठीक है। बस अब हमें इतना ही जानना था, बाकी सब तो इजी है ही। इसको आप इनिशियल कंडीशन बोल दीजिए, इसको फाइनल बोल दीजिए। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लो। तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखो तो वही वाली चीज रखेंगे हम, है ना। ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी ½ kx² ड्यू टू स्प्रिंग, और -mgx आएगी ड्यू टू ब्लॉक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा
तो देखो वही वही चीज आ गई आपके पास कि x इज इक्वल टू 2mg/k। कोई दिक्कत किसी को भी? बताओ। नो मैम। नहीं है ना पक्का? नो मैम। चलो दैट्स नाइस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि अगर ये जो m वाला ब्लॉक है, ध्यान से सुनना पहले, सारे सरफेसेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, आपको डिस्टेंस निकालना है कि ये m वाला ब्लॉक कितना मूव कर जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे। अब होगा क्या कि हमने क्या करा, नेचुरल लेंथ, आपको यहाँ पे व्हाइट डॉटेड लाइन दिख रही है ना, दैट इज नेचुरल लेंथ। आपने उससे x कंप्रेस किया। जब आप x कंप्रेस करोगे स्प्रिंग को, तो वो क्या करेगी, आप उसके अपोजिट फोर्स लगाएगी, उस फोर्स से ब्लॉक मूव करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होती तो उसके मोशन में कुछ रुकावट आती, पर यहाँ कोई रुकावट नहीं है, ये चढ़ जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे। लेट्स से कि ये s चढ़ गया, तो मैंने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, s cos थीटा, s sin थीटा। अब मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि मुझे आप एक्सप्रेशन बता दो कि s का वैल्यू ये हो। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, कोई ऐसे नहीं है इसको क्वेश्चन समझ ना आया? चलिए निकालना शुरू कीजिए। अभी टाइम हो रहा है 1945। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। 1948 तक कर लो, ठीक है? ओके, वेरी गुड अरमान। अरमान एक बार जरा चेक करना, थोड़ा सा गड़बड़ है। समीक्षा एक बार आप भी चेक करो। और समीक्षा कोशिश करो कि इसमें आप कहीं से स्प्रिंग वाली चीज को भी इंक्लूड करो, क्योंकि वो के एक्स ये सब आपको गिवन है, मतलब दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस आंसर। ठीक है, एक बार ट्राई करो फटाफट से, मुझे बताओ अगर नहीं हो तो। और बाकी बच्चों को पक्का पूरा समझ में आ रहा है ना पिछला जो अभी तक हुआ है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना?
ओके, क्योंकि अगर हो तो मुझे बता देना, ऐसी भीड़ में हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपन आराम से डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम ये को डिस्टेंस नहीं दे रखा वेज और ब्लॉक के बीच में, वो छोटा सा गैप है। नहीं, उसका रोल तब आता है ना ज्यादा जब फ्रिक्शन होता, क्योंकि तब उतने एरिया पे और फ्रिक्शन लग रहा था, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, आप मान लो पूरे को ऐसे ही। मैं कर रहा हूँ। 2 मिनट मैम बस तो। ओके, अच्छा ठीक है। ओके ठीक है, मैं कराती हूँ, देखो ध्यान से। अगेन हमें सिर्फ इसमें सबसे पहले इनिशियल फाइनल पॉइंट निकालना है। हमें अगर बोल दिया कि यहाँ पर एनर्जी सॉरी क्या नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, स्मूथ है, तो बस यही आपका हिंट है कि आप समझ जाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, अपन लोग इसी पॉइंट पे तो खेलना है हमको, बस फाइनल इनिशियल पे, तो इसके हिसाब से आप लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक सेकेंड, अब देखो, इनिशियल प्लस सॉरी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, राइट। बेटा इनिशियल पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी सॉरी 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 इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ग्राउंड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट आपने स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस किया हुआ है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, इज दैट फाइन? हाँ जी, यस मैम। Yes. ओके। जब फाइनल पॉइंट पे गए, ब्लॉक जाके रुक गया, अब इसके पास स्प्रिंग से तो अलग हो गया ये, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल वाली, और कैसी होगी, mgh। ध्यान से देखना बेटा, h क्या s साइन थीटा होगा, बिकॉज यही तो हाइट है ग्राउंड से, है कि नहीं? भले ही वो डिस्प्लेस s हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, लेकिन ग्राउंड से हाइट पर है s साइन थीटा पर, यस मैम। बस आपको Yes, यही ma'am. यूज करना है। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg s, और यहाँ पे आ जाएगा Tan theta मैम. साइन थीटा, इस तरह से। बस अब आप यहाँ पे x का वैल्यू, s का वैल्यू वो पूछ रहा था, बाकी वैल्यूज आपको दी होंगी, जैसे k का, x का, m का, आप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से s आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, kx² डिवाइड बाय 2mg हाँ, sin थीटा। अरे तुम्हारा एक्सप्रेशन सही था मानो, गलती से मुझे लगा कि उसमें 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 आएगा, तो दैट्स गुड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अगेन अगर आपको सारी वैल्यूज गिवन हो तो आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार इसमें करें, क्वेश्चन नंबर 5 में। किसी को डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में जो भी डिस्कस किया, कोई किसी पॉइंट पे इशू आया हो? क्लियर है? मैं वाला मैम एक क्वेश्चन बार समझा? लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, फिर मैं वाला क्वेश्चन समझाती हूँ, करेंगे फिर। ओके मैम। ओके,
देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि नीचे एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ पर है, इस बार फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, यहाँ पर आपको फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है 0.5, और जो इंक्लाइन प्लेन है वो भी फ्रिक्शन वाला है, उसका भी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। इन्होंने क्या करा, 1 kg वाला ब्लॉक ना उसको डिस्प्लेस कराया, तो 1 kg वाला ब्लॉक क्या करा, ऐसे आया आया आया, यहां पर आकर वो लड़ा और लेट्स से यहां तक रुक गया, इस पॉइंट तक आकर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मतलब 2 मीटर आया, फिर उसने कुछ और उस पर फोर्स लगाया, जो भी लगाया हमें नहीं पता, हमें तो मान लेते हैं कि इसने एक्स और डिस्प्लेस करा दिया स्प्रिंग को। आप मुझे ये बताओ कि इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, कितना कंप्रेस करेगा वो स्प्रिंग को, समझ में आया? हाँ मैम एक बार और सुनिए ओके, मुझे। 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर से छूटेगा, आएगा नीचे और लड़ेगा, ठीक है। लड़ने के बाद वो आपको बताना है कि जैसे वो यहाँ पे, 1 मिनट रुको, देखो एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 सेकंड रुकना बस। ये हमारे पास एक एम ब्लॉक है, स्प्रिंग वगैरह है, ये वाला ब्लॉक आके इस वाले ब्लॉक से टकराएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना, इस पूरे सिस्टम को कंप्रेस करेगा। हमें ये जानना है कि कितना कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। आपको इंक्लाइन प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, डिस्टेंसेस वगैरह सब मेंशन करे हुए हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, आप बस बताओ कि कंप्रेशन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अभी टाइम हो रहा है 1955, आप आराम से टाइम लो और मुझे इसको आंसर करो 1959 तक, ठीक है, 4 मिनट्स में, फिर हम करते हैं इसके साथ।
मैं कर रहा हूँ अभी, किसी का नहीं हुआ ये वाला, या आप लोग कर रहे हो? मतलब जैसे भी मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा टाइम और दूं। यस मैम, थोड़ा ओके। अगर तुम लोगों का खाली वो इक्वेशन तक भी आ रहा है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो, हाँ मैं ही करवा देती हूँ आपको ना। अगेन यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर सकते। मैम, कोऑपरेटिव करना है लास्ट में। हाँ कोई नहीं, मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये सब आप इस बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि रफ सरफेसेस है। इस बार आप वो पहली वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो जो ये ऐसे कुछ थी। एक मिनट देखो, देखो मैं उस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख के दिखाती हूँ। इसमें हम यूज कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। काइनेटिक फाइनल ये सब रख सकते हैं। बेटा एक्सटर्नल यहाँ पे आपको इस केस में कोई फोर्स दे नहीं रखी, तो कुल मिला के आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख सकते हो। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी देखो दो जगह पर होगा डिफरेंट टाइप का, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का अलग और हॉरिजॉन्टल प्लेन का अलग निकालेंगे। तो एक बार निकाल लीजिए इंक्लाइन प्लेन के लिए, ये इनिशियल मत समझना, इंक्लाइन है। और एक बार निकाल लीजिए वर्क डन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसको आप बराबर रख दीजिए यूएफ प्लस के एफ और माइनस यू आई प्लस के आई पर। इज दैट फाइन? इतना पार्ट समझ में आता है हमको? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू एन, राइट। जब मैं इसको इंक्लाइन वाले प्लेन के लिए देखती हूँ तो इंक्लाइन वाले प्लेन के लिए आपको पता है एन क्या आता है, एम जी कॉस थीटा। आई गेस अब तो हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए इस चीज में। किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ हाँ या ना बोलो फटाफट से। नो मैम। नहीं है ना? ठीक। तो म्यू आपको दे रखा है इंक्लाइन प्लेन का 0.2, एम दे रखा है 1, जी 10 कॉस थीटा, थीटा दिया हुआ है 37 डिग्री। बेटा 37 वही मैजिक ट्राइंगल हो गया। मैजिक ट्राइंगल क्या बोलता है, दिस इज 37 3 5 4। कॉस निकालना है बी बाय एच यानी कि 4/5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/5। ये आई फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मुझे वर्क डन निकालना है बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन तो ये आएगा माइनस 8/5। माइनस क्यों है? बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, राइट। मैम अब कितना गेन फॉल्स। अच्छा आ गई आई गेस। हाँ अब देखो इसने डिस्प्लेस कितना किया है बेटा, 3 अगर ये है, एक सेकेंड, ठीक है, तो आप समझ गए 37 डिग्री है तो आप निकाल सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन वाली साइड कितनी होगी, 5 होगी। पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ यस मैम। देखो ना यहाँ पे
दिस इज 37 डिग्री एंगल ना बेटा, ये 3 मीटर हो गया, तो इतना डिस्टेंस 5 मीटर हुआ और ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। ये आप पाइथागोरस से निकाल लो या फिर आपको पता है कि ट्रायंगल कितना स्पेशल सा है, कैसे भी निकाल लो, इट्स टोटली अप टू यू। फिलहाल मुझे ये पता चल गया कि इतनी फ्रिक्शन जो है 8/5 न्यूटन की, ये 5 मीटर तक लग रही है, यानी कि -8 जूल इतना वर्क हुआ इंक्लाइन प्लेन पे बाय फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट फाइन? गिव मी अ थम्स अप और जस्ट से कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। आकांक्षा को समझ में आ गया, प्रशांत को समझ में आ गया, जतिन, समीक्षा, सुचिता, अरमान, आपको? सुचिता को समझ नहीं आया, दैट्स कूल सुचिता। अब देखो, आपको मुझे एक बार मुझे बस ये बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, फ्रिक्शन फोर्स समझ में नहीं आया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स समझ में नहीं आया? मैम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस एंगल। एंगल क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो आपको पता है कि ये ब्लॉक अगर इस तरह से डाउनवर्ड आ रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी लग रही होगी, यानी कि थीटा 180 डिग्री हो गया, दैट्स व्हाई माइनस आया। बेटा फ्रिक्शन फोर्स 8/5 लग रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको 37 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 5। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया। अभी क्लियर? ओके सचिन, अब आप ऐसे ही काम कीजिए, हॉरिजॉन्टल के लिए और निकाल दीजिए। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल सरफेस को स्टडी करेंगे तो आप वहां देखोगे कि वहां तो n इज इक्वल्स टू mg के बराबर है, यानी कि फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg। पर ध्यान रखना इस बार का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ठीक है, और m का वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0.5 m इंटू 10, यानी कि आपके पास बचा 5m। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालना है तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल पे चला कितना है? 2 मीटर तो ये चलेगा और ये x चलेगा जितना इसने कंप्रेस किया। तो कुल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज -5 2 + x। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. है ना? अगेन माइनस क्यों है? cos 180 डिग्री, क्योंकि ब्लॉक आगे मूव करेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो आप ध्यान से, हमारे पास बचा है कि हम ये वाली सारी इक्वेशंस उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिख देते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आ मम्मी गया 5m आना शायद क्या बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स मैम 5m निकली थी ना? हाँ 5m हाँ हाँ हाँ, सॉरी इसमें आएगा वर्क डन। एक सेकंड, हाँ मेरी जरा स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई, एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड बस। हाँ 5m आया था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर हम -10 दिस थिंग, राइट? यस मैम। ठीक है, -10 x मैम -5x होगा मैम। प्लस ऐसे लिख देंगे ना माइनस, मैम 5 into x है -5 into x। अरे हाँ गुड। हाँ तो हम इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि -10m और -5mx, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड। पता है यहाँ पे ना बस ये डीलिंग करनी आनी चाहिए आपको, ये इक्वेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए, बाकी तो वैल्यूज देके आप चीजें इजी कर देंगे। अब फाइनल काइनेटिक बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक आके यहाँ पे मतलब लड़ गया तो रुक जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ग्राउंड पर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 0। यस मैम। यस सुनो, ठीक है, लेकिन बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² रह जाएगी ड्यू टू स्प्रिंग, क्योंकि अभी बॉक्स आके लड़ा है और लड़के इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, हाफ kx² रह जाए। कोई इश्यू किसी को इस चीज में नहीं है? ठीक है,
हमेशा हमें ध्यान रखना है, दो टाइप की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, सॉरी, दो टाइप की फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से और एक ग्रेविटेशनल की वजह से। भाई फ्रिक्शन की वजह से तो होगी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, राइट। अब आप देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो बेटा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनली क्या 0 है? ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है ना हमारे पास, और वो हाइट पर है mgh, कितना है? 3, Yes, राइट। ma'am. बस सॉल्व कर देंगे। अच्छा, एक और चीज विच आई फेल्ट व्हाइल सॉल्विंग दिस, कि ये ब्लॉक m, यही, ये कोई और ब्लॉक नहीं है, सॉरी, ये मैंने ना जरा फ्लो में बोल दिया। दिस इज 1 kg ब्लॉक इटसेल्फ, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल करेंगे एक ही ब्लॉक के लिए ना, एक ही सिस्टम के लिए। ये 1 kg वाला ब्लॉक ही आके यहाँ पे लड़के इसको थोड़ा रोकेगा, मतलब x आगे लेके जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो दैट्स गुड, वरना मैं ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट कर दूंगी। सुनना ध्यान से, मैंने गलती से इसको m kg दूसरा ब्लॉक बना दिया, ये है 1 kg वाला ब्लॉक ही, जो इंक्लाइन प्लेन से उतर के ऐसे चलकर इसमें लड़ाई स्प्रिंग में, ठीक है। थोड़ा सा जरा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर आप इसको m की जगह 1 ही पुट कर दीजिए। दिस m इज नथिंग बट दी 1 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. हाँ, एंड आई फेल्ट इट। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक दूसरा नहीं आ सकता, ब्लॉक बिल्कुल दूसरा आ सकता है, कोलिजन भी हो सकता है। एक तो कोलिजन हमने पढ़ा नहीं है तो उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से इसको वो कर दिया, ठीक है। ये आप एक ही मान के चलो, फाइन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा x के लिए। समझ में आया? या ये वाला टेबल, ये वाला चैप्टर नहीं है ना? इसमें मेजर टेस्ट में नहीं है, हाँ मेजर टेस्ट में नहीं है, बट अपने को तो कराना पड़ेगा ना, उसके लिए रुक नहीं सकते। यस सर। क्वेश्चन होमवर्क में लेके जाओगे, जी मैम। इसका स्क्रीनशॉट लो। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि बस ऐसे डायग्राम ही बुरा है, ऐसे तने अजीब सा ही है, ऐसे है ना, सांप जैसा, बट देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें हमने क्या करा, ये पहले अपनी नेचुरल लेंथ पे था और ये सरफेस है स्मूथ, यानी कि आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। हमने क्या करा, ब्लॉक को डिस्प्लेस कराया। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, पलट के फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा जाएगा और चढ़ जाएगा। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का ऐसा क्या वैल्यू आप लो ताकि ये वाला जो ब्लॉक है स्मॉल m, ये जब इस पॉइंट पर पहुंचे, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट P जिसकी बात कर रहे हैं, जब ये पॉइंट P पर पहुंचे तब ये उस पर mg फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो। ये एक बॉल सी समझ लो जो स्मूथ है, आपने इसको स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग ने इस पे फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से ये आगे डिस्प्लेस हो गया, ऐसे चल के ऊपर पहुंच गया। तो जब ये पॉइंट P पर पहुंचेगा, ये ब्लॉक फ्लोर पे mg फोर्स लगाना चाहिए। बेटा फ्लोर के बीच, ब्लॉक के बीच नॉर्मल रिएक्शन होती है, यानी कि आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू दे रहा है। थोड़ा सा कोशिश करके देखना है कि आपको हिंट दे देती हूँ कि यहाँ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे।